यमिका बसंतपुर गांव में अपनी बूढ़ी काकी के साथ रहा करती थी। एक दिन वो देखती है कि गांव में बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो अपनी काकी से बोलती है, काकी, मैं रोज देखती हूँ कि इस समय गांव में भीड़ लग जाती है। एक बार हम भी चलकर देखें कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, चुपचाप घर में बैठ। लेकिन काकी, एक बार तो पता करना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। नहीं, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। गांव वालों को उस जोकर के पीछे भागने के सिवा कोई और काम नहीं है, इसीलिए भीड़ लगी हुई है। जोकर? कौन सा जोकर? आप किसकी बात कर रही हो काकी? उसी जोकर की वजह से ही भीड़ लगी है। इस गांव में कुछ टाइम पहले एक जोकर आया था जो कि बच्चों को और बड़ों को बहुत हंसाता था। उसी के पीछे ये गांव वाले पागल हो गए हैं। जब भी वो आता है सभी गांव वाले उसके पीछे पीछे चल देते हैं। काकी, मुझे भी जाना है, एक बार देखना है उस जोकर को। मैं कुछ दिनों के लिए मौसी के यहाँ गई थी, इस गांव का तो नजारा ही बदल गया। नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। तू खुद एक जोकर है, उसे देखने से अच्छा है खुद को शीशे में देख ले। काकी, मैं आपको जोकर दिखाई देती हूँ। जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, मत बात कर, लेकिन मेरे लिए कुछ खाना बना दे क्योंकि मुझे भूख लगी है। बूढ़ी काकी इतना कहकर चारपाई पर बैठकर जाप करने लगती है और यमिका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन उसका दिल बाहर ही लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी काकी खा पी कर आराम से सो जाती है, जिसका फायदा उठाकर यमिका चुपचाप घर से निकल जाती है और उस जोकर के पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो जोकर वहाँ खड़े बच्चों को हंसाने के साथ साथ उन पर कुछ जादू भी कर रहा था, जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं। जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये जोकर ही है या कोई और? इसे देखकर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। इस जोकर को जादू कैसे आता है? मुझे लगता है ये कोई बहरूपिया है जो जोकर बनकर लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। देख आई जोकर को, मिल गई तुझे तसल्ली। काकी, मैं जोकर को देखने तो गई ही नहीं थी, बल्कि मुझे किसी सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी तो मैं बस सब्जी ही लेने गई थी। अच्छा, तू अगर सब्जी लेने गई थी तो सब्जी कहाँ है? मुझे तो तेरे हाथों में कोई सब्जी नहीं दिखाई दे रही है। वो काकी, मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं आई, इसलिए नहीं लाई। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मुझे अच्छे से पता है कि तू कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है। हाँ हाँ ठीक है काकी, अब मुझे अंदर आने दो। एक शर्त पर आने दूंगी कि आज के बाद तू उस जोकर के पास नहीं जाएगी, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस जोकर के पीछे नहीं जाऊंगी। अब ठीक है, आजा जल्दी से घर में। यमिका को यकीन था कि वो जोकर कोई आम जोकर नहीं है, क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों से जादू करते देखा था। उसके मन में अनेकों सवाल थे जो कि वो उस जोकर से पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी काकी उसे जोकर के पास भी नहीं जाने दे रही थी। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन वो देखती है कि देर रात जोकर हाथों में बड़ा सा चाकू लिए पूरे गांव में घूम रहा होता है। तभी वो उसका पीछा करती है। जोकर आगे कुछ करता उससे पहले उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है और वो तेजी से पीछे घूमता है और चाकू को यमिका की गर्दन पर रख देता है और यमिका बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मारोगे क्या मुझे? मैंने तुम्हें डरा दिया, अब मुझे बड़ा मजा आया। अरे, मैं हूँ जोकर, अरे सबको हंसाना मेरा काम है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम एक जोकर हो। वो तो तुम्हारा हाल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम एक जोकर हो। लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्यों है? वो तो मैं बस घूम रहा था, और ये चाकू ये तो मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा है। रात में कहीं मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे अंदर तो लीवर किडनी भी नहीं है। तुम्हें कोई और कैसे कुछ कर सकता है? तुम्हें तो जादू आता है ना, जिससे तुम किसी को भी बेहोश कर सकते हो। मैं हूँ जोकर, कोई जादूगर थोड़ी जो जादू करके सबको बेहोश कर दूंगा। अरे मेरा काम है सबको हंसाना, तो मैं सबको हंसाता हूँ। अरे जादू कैसे दिखाऊंगा? हाँ, ये झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तो खुद इसे उस दिन बच्चों पर जादू करते देखा था अपनी आंखों से। यमिका जोकर से सवाल जवाब कर ही रही होती है। तभी उसकी काकी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर घर के अंदर चली जाती है तो देखती है कि वो जमीन पर पड़ी थी। काकी, काकी आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना?
हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए उठी और जमीन पर गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। यमिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी काकी का दर्द गायब कर देती है। तभी उसकी काकी उससे कहती है, बेटी, मेरे छोटे से दर्द के लिए तुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को तेरे असली रूप के बारे में पता चल गया कि तू कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है, तो लोग तुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे। मैं अपना सच छुपाने के लिए आपको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ काकी, और आप चिंता मत करिए, मुझे किसी ने नहीं देखा। यमिका और उसकी काकी आपस में बातें कर रहे थे। तभी गांव में शोर मचने लगता है। दोनों घर से बाहर निकलकर देखती हैं कि एक घर के लगभग सारे लोग मरे पड़े थे। ये सीन देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और बोलती हैं, ये सब क्या हो गया? पता नहीं, हमें भी कुछ नहीं पता। मैं तो बस अपने घर से बाहर निकली थी किसी काम से, तो देखा ये सब लोग अपने घर के बाहर पड़े थे। पास आकर देखा तो ये लोग खून से लथपथ थे। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले मैं घर से बाहर निकली हूँ, तब तक तो सब ठीक था, फिर मैं घर के अंदर चली गई। पता नहीं इन लोगों को किसने मारा है। साधारण सा परिवार था, इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। जब मैं जोकर से बात कर रही थी तब उसके हाथ में चाकू था। कहीं ये खून उसी ने तो नहीं किया? मुझे पता लगाना होगा। अगर ऐसा है तो गांव वाले तो खतरे में हैं। सुबह होते ही सभी गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उसी दिन से सभी लोगों के मन में डर बैठ जाता है। तभी वहाँ जोकर आता है और सबको हंसाने लगता है। मैं हूँ जोकर और मेरा काम है सबको हंसाना। लेकिन आप लोग उदास क्यों हो? ऐसा क्या हो गया है? कल रात में किसी ने हमारे गांव के कुछ लोगों को जान से मार दिया, इसीलिए पूरे गांव में डर का माहौल है। सभी परेशान है ये सोचकर कि इनको किसने मारा। यही दुनिया का दस्तूर है, जो आता है वो जाता है। अरे आते जाते से याद आया, अरे मुझे भी अभी जाना है। अरे मेरी बोतल कहाँ है और जंगल कहाँ है? मुझे जाना है। अरे जंगल, मैं आ रहा हूँ। अरे पेड़ रुक जा, अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, थोड़ा लोगों को हंसा लूं, उसके बाद जाऊंगा। जोकर अपनी हरकतों और बातों से लोगों को हंसा देता है और गांव में हुई मौत से उनका ध्यान हटा देता है। तभी यमिका वहाँ आती है और बोलती है, तुम कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि मुझे पता है तुम कोई जोकर नहीं हो, बल्कि जोकर के रूप में छुपे हुए कोई बहरूपिये हो। तुम एक खूनी जोकर हो जो सबको मारते हो। नहीं 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 नहीं, मैं तो सबको हंसाने वाला जोकर हूँ। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने खुद तुम्हें कल उन गांव वालों को मारते देखा, वो भी अपनी आंखों से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे नहीं देखा होगा, तुम झूठ कह रही हो। देखो, मैं झूठ नहीं बल्कि सच बोल रही हूँ। और तुम्हें उन घर वालों को मारते हुए सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मेरी काकी ने भी देखा है। हाँ, मैंने भी देखा। मेरी बेटी सही कह रही है। सच सच बताओ, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं मारा। तो तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम दोनों झूठ कह रही हो। तुम्हें कैसे पता कि हम झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता है तुम ही ने उन्हें मारा है। मैं इतने देर से कहे जा रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं मारा, तो तुम लोगों को समझ नहीं आता? झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैंने वहाँ अच्छे से देखा था, जब मैंने उन्हें मारा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने इन्हें नहीं मारा, और वहीं दूसरी तरफ तुम ये बोल रहे हो कि तुमने ही उन्हें मारा है। पहले अपने चारों तरफ देखो, तुम्हारे आसपास कोई है या नहीं? तुम खुद ही अपने जाल में फंस गए हो। जल्दी बताओ, तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं तो सबको मार दूंगा। और सबसे पहले शुरुआत तुम लोगों से करूंगा। जोकर इतना कहकर अपनी जेब से चाकू निकालकर यमिका की काकी के आर पार कर देता है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। अपनी काकी को अपने सामने मरते देखकर यमिका को बहुत गुस्सा आता है और वो भूल जाती है कि गांव वालों की वो बीच में खड़ी थी, और वो अपने अर्धनागिन अवतार में आकर जोकर को हवा में उठा देती है। जोकर डर जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे नीचे उतारो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तूने मेरी जान से ज्यादा प्यारी काकी को मारा, जो मेरा सब कुछ थी। तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? तुझे तो अब मैं तेरी सही जगह पहुंचा कर ही रहूंगी।
यमिका इतना कहकर खूनी जोकर पर अपनी शक्तियों से वार करती है। जोकर ज्यादा देर तक नागिन के वार से नहीं बच पाता। उसके मरने के बाद यमिका का गुस्सा शांत होता है और वो अपने इंसानी रूप में आकर गांव वालों से कहती है, अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हुई है तो मुझे माफ करिए, लेकिन मेरा ऐसा करना जरूरी था। अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और हमें तुम्हारे नागिन रूप से कोई एतराज नहीं है। तुम इसी गांव में रह सकती हो। यमिका की सच्चाई जानने के बाद भी गांव वाले उसे गांव में रहने की इजाजत दे देते हैं और इस तरह से यमिका नागिन के कारण सभी गांव वालों को खूनी जोकर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। उर्विका नागिन जो अपने बचपने में ही रहती थी, उसे यहाँ वहाँ घूमना फिरना अच्छा लगता था। वो बस अपने मन की ही करती। ऐसे ही एक दिन उर्विका नागिन अपनी सखी मंदाकिनी नागिन के साथ अपने कक्ष में बैठकर बातें कर रही थी। तभी मंदाकिनी नागिन बोलती है, उर्विका नागिन, तुम बार बार अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझती रहती हो ना। केवल लोगों को परेशान करना ही श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर खुद को इतनी ही बड़ी नागिन समझती हो तो जो मैं बोलूं वो करके दिखाओ तुम, तब मैं मानूं कि जो तुम बोल रही हो वो सत्य है। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे ही समक्ष करती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर संदेह हो रहा है। संदेह तो नहीं है, किंतु जो मैं बोलूंगी वो अगर तुम पूरा करो तब मुझे पूरा यकीन होगा। मुझे किसी बात का कोई भी भय नहीं है। बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं वो सफलतापूर्वक पूर्ण करूंगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं केवल बोलती ही नहीं हूँ, अपनी बातों को पूर्ण भी करती हूँ। तो ठीक है, तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा, वो भी पूरे 1 पहर के लिए। बताओ, जाओगी? क्या धरती लोक पर, वो भी पूरे 1 पहर के लिए? क्या हुआ, अब तुम्हें किसी बात का भय लग रहा है क्या? अगर मेरी बात को नहीं मान सकती हो तो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगी कि तुम बस एक बड़बोली नागिन हो, तुमसे होता कुछ नहीं है। नहीं, मैं बड़बोली नागिन नहीं हूँ। मैं धरती लोक पर जाऊंगी और वो भी पूरे 1 पहर से ज्यादा समय धरती लोक पर बिता कर आऊंगी। फिर देख लेना तुम कि मैं केवल बातें ही नहीं करती। और हाँ, अगर तुम्हारे धरती लोक जाने का भेद खुल गया और नागलोक में सबको पता चल गया, तब भी तुम मेरा नाम नहीं लोगी। अगर ये बात भी मंजूर है तो ही जाना धरती लोक पर तुम। मुझे मंजूर है। अब तो मैं तुम्हारे सामने अपना धरती लोक भ्रमण भी पूरा करूंगी और तुम्हारा मुख भी बंद करवाऊंगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं केवल बोलने वाली नागिन नहीं हूँ। अब आएगा ना मजा। बहुत परेशान करती थी नागलोक के सभी नाग नागिनों को। अब जब धरती लोक पर जाएगी और खुद परेशान होगी तब पता चलेगा। मैं धरती लोक पर जा रही हूँ, ये बात अब तुम किसी को बता मत देना। उर्विका इतना बोलकर अपनी शक्तियों की मदद से धरती लोक पर चली जाती है और धरती लोक पर वहाँ के लोगों की तरह ही अपनी वेशभूषा भी अपनी शक्तियों से बदल लेती है। उसके बाद उर्विका यहाँ वहाँ भ्रमण करने लग जाती है। काफी देर तक चलने की वजह से उर्विका बहुत थक जाती है और विश्राम करने के लिए जगह की तलाश करने लगती है। कुछ देर बाद उर्विका लोगों की भीड़ के पीछे एक क्लब में जाती है जहाँ डिस्को लाइट जल रही थी। चारों तरफ हुक्के का ही धुआं था। ये देखकर उर्विका कहती है, ये कौन सी अद्भुत जगह है। इस जगह के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना और यहाँ इतना धुआं है, ऐसा लग रहा है मैं स्वयं स्वर्ग की यात्रा में हूँ। चारों तरफ जगमग हो रखा है, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो तो अपने मुख से धुआं भी निकाल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है ये तो। उर्विका क्लब को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उर्विका ने ये माहौल पहली बार देखा था, बस इसीलिए उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उर्विका क्लब में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी उसकी टक्कर एक रोहित नाम के लड़के से हो जाती है जो हुक्के से छल्ले बना रहा था। रोहित उर्विका को देखकर कहता है, आय हाय, क्या बवाल हो। आपकी टक्कर से तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लग गया, मजा आ गया। सुनिए, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ? प्रश्न? अरे स्कूल का कोई एग्जाम पेपर थोड़ी है, क्या प्रश्न पूछोगी। हम क्लब में खड़े हैं, जो पूछना है पूछो। वैसे भी तुम्हारी बातें ना बुरी मानने वाली नहीं है, दिल को छू लेने वाली होंगी। ये जो आपके मुख से धुआं निकल रहा है, ये आपके पास कोई शक्ति है? कहाँ से आई ये शक्ति? यहाँ पर तो सबके मुंह से धुआं निकल रहा है। क्या ये शक्ति मेरे पास भी आ सकती है? मैं भी अपने मुख से धुआं निकालना चाहती हूँ।
बस इतनी सी बात, ये धुआं नहीं छल्ले हैं, और ये कोई शक्ति नहीं बल्कि हुक्के से किया है हमने। हुक्के को पीते हैं और ऐसे अपन मुंह से छल्ले बनाते हैं। यहाँ पर ना सबको छल्ले बनाने आते हैं, तुमको सिखाओ क्या मैं? बड़ा ही अजीब प्राणी है। एक तो इसकी बातें समझ नहीं आ रही, शक्तियों के छल्ले बनाना बोल रहा है। किंतु कोई बात नहीं, एक बार मुख से धुआं निकालने की शक्तियाँ मिल जाए, फिर कौन सा मैं इससे बात करने वाली हूँ। क्या हुआ, हुक्का पीना सीखना है क्या तुम्हें? मेरा टाइम खराब मत करो, सीखना है तो बोलो। अरे हाँ, मुझे तो सीखना ही है हुक्का पीना। वो तो बस मैं ऐसे ही बातों में खो गई थी। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये बहुत ही मजेदार चीज है। तुम भी याद करोगी कि तुम्हें किसी ने हुक्का पीना सिखाया था। वैसे तो मैं बहुत सी लड़कियों को हुक्का पीना सिखा चुका हूँ, अब तुम भी सही। अब तुम मुझ पर एक उपकार करो और मेरा समय बातों में व्यर्थ मत करो। मुझे भी हुक्का पीना सिखा दो। हाँ चलो ना, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ। उर्विका इतना बोलकर रोहित से हुक्का पीना और छल्ले बनाना सीख लेती है। उसके बाद उर्विका बहुत देर तक हुक्का ही पीती रहती है और उससे छल्ले भी बनाती है। उर्विका क्लब में बहुत ही मजे करती है, उसे समय का होश ही नहीं रहता। और कुछ देर बाद जब उर्विका को नागलोक की याद आती है तो वो तुरंत अपनी शक्तियों की मदद से नागलोक चली जाती है। उर्विका की किस्मत बहुत अच्छी थी कि नागलोक में किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उर्विका कई बार धरती लोक पर आती है और हुक्का पीने लगती है। धीरे धीरे उर्विका की आदत हो जाती है। कुछ दिनों बाद उर्विका धरती लोक से हुक्का नागलोक में भी लेकर चली जाती है और वहाँ भी हुक्का पीने लगती है। उर्विका के कक्ष से धुआं आ रहा था। ये देखकर उसकी माँ नागमाता हैरान हो जाती है और बोलती है, उर्विका, तुम्हारे कक्ष से इतना धुआं क्यों आ रहा है? कहीं कोई अग्नि तो नहीं लगी ना? नहीं माता, कोई अग्नि नहीं लगी है, आप निश्चिंत रहें। ये तो मैंने धरती लोक से कुछ शक्तियाँ प्राप्त की हैं। क्या धरती लोक से शक्तियाँ सीखी है? किंतु पुत्री, तुम धरती लोक पर गई कब और धरती लोक से शक्तियाँ सीखी? किंतु वहाँ पर किस प्रकार की शक्तियाँ होती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। माँ, आपको नहीं पता, किंतु धरती लोक पर कुछ प्राणियों के पास बड़ी ही विचित्र शक्तियाँ हैं। वहाँ पर मनुष्य अपने मुख से धुआं भी निकालना जानते हैं। अपने मुख से धुआं? लेकिन ये सब कैसे संभव है? यदि मुख से अग्नि निकल रही है तो ये संभव हो सकता है, किंतु ये भी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, तो मुख से धुआं कैसे संभव हो सकता है? माँ, धरती लोक पर एक यंत्र है, हुक्का। उसके इस्तेमाल से हम भी अपने मुख से धुआं निकाल सकते हैं। पता है आपको, मैंने भी हुक्के का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मुझे तो हुक्का बहुत पसंद है। यदि हुक्के से कोई हानि हुई तो? क्योंकि मनुष्य का शरीर और हमारा शरीर तो अलग है। हम नाग नागिन हैं, तो उनके यंत्र का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें कोई हानि हुई तो? माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? शरीर भले ही अलग हो, लेकिन भोलेनाथ की ही रचना से हम और मनुष्य आते हैं। यदि हुक्का हमारे लिए हानिकारक होता है तो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता होगा ना? नहीं पुत्री, तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगी। हमें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले हम नागराज के पास जाएंगे, फिर इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो तुम्हें धरती लोक पर जाने के लिए क्षमा मांगनी होगी। तुम्हारी ऐसी हरकत तुम्हें जरूर एक दिन दंड का पात्र बना देगी। नहीं माँ, आप बिना बात के ही विचलित हो रही हैं। यदि मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको मेरी बातों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप नागराज के पास जाओगी तो वो अवश्य ही क्रोधित हो जाएंगे। उर्विका अपनी नागमाता को शांत करवा देती है और फिर से हुक्का पीने लगती है। उर्विका की आदत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब नागलोक में खुलेआम हुक्का पिया करती। एक दिन उर्विका वन में हुक्का पी रही थी, तभी वहाँ नागराज का पुत्र संयुक्त नाग आता है और उसे देख लेता है। ये देखकर वो कहता है, तुम्हारे मुख से धुआं क्यों आ रहा है? तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मैं यहाँ वहाँ कहीं भी कुछ करूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? नागराज के पुत्र हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कहीं भी किसी से कोई भी प्रश्न करने लग जाओ। अपना कार्य करो। तुम नागराज के पुत्र की अवहेलना कर रही हो। तुम्हें पता है ना, इसके लिए तुम्हें दंड भी मिल सकता है। हाँ, तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जाओ, नागराज को बता दो, मुझे क्या। उर्विका की बात सुनकर संयुक्त को क्रोध आता है और वो अपने पिता नागराज को वहाँ बुला लेता है। नागराज को वहाँ देखकर उर्विका को भी क्रोध आ जाता है और वो
क्रोध में अपने अर्धनागिन रूप में आती है और हुक्का पीते हुए बोलती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने पिता को यहाँ बुला लिया। कोई बात नहीं, मैं भी नागिन हूँ। अभी तुम्हें डसकर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को सबक सिखाती हूँ कि वो नागराज है तो क्या, मैं भी नागिन हूँ, नागिन। इतना बोलकर उर्विका हुक्का पीने लगती है और जैसे ही संयुक्त को डसने लगती है, उसके मुंह से धुआं और हुक्के द्वारा बनाए गए छल्ले निकलने लगते हैं और ये देखकर नागराज बोलते हैं। उर्विका नागिन धरती से नशे वाला यंत्र लेकर आई हो, ऊपर से नागलोक में इसका इस्तेमाल कर रही हो। पूरे नागलोक में हास्य का कारण बनी है ये। पिताजी, आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा था कि ये यंत्र धरतीलोक का ही है, किंतु अब क्या होगा? अब हास्य का कारण बनी है ये। ऊपर से नागलोक के नियमों का उल्लंघन भी किया है तो दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, ये हुक्का शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नागराज उर्विका को यही दंड देते हैं कि अब वो धरती लोक पर जाए और लोगों को हुक्का ना पीने के लिए समझाए। विशाखा नागिन रात्रि के समय सभी नाग नागिनों के सो जाने के बाद अकेले ही नागलोक के वन में अपने नाग रूप में घूम रही थी। तभी विशाखा एक नदी के किनारे, जहाँ पर चांद की परछाई पड़ रही थी, वहाँ अपने इंसानी रूप में आती है और बैठ जाती है। विशाखा चांद की ओर देखते हुए कहती है। चांद कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांद मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। विशाखा खुद से ही बैठकर अकेले बातें कर रही थी। तभी वहाँ युग नाम का एक नाग आता है और विशाखा को अकेले ही देखकर युग उसके पास आता है और विशाखा से युग बोलता है। तुम इस समय यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? काफी रात्रि हो गई है, जाओ अपने कक्ष में। अपने कक्ष में ही तो रहती हूँ, किंतु चांद को देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद के केवल आने से पूरा नागलोक कितना शीतल और शांत हो जाता है। मुझे तो चांद बहुत प्रिय है। चांद केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि बहुत से नाग नागिनों को प्रिय है, किंतु जो चीज दूर रहती है वही केवल प्रिय होती है। पास जाने के बाद तो पसंद भी नापसंद में बदल जाती है। तुम क्या कभी चांद पर भी गए हो जो ऐसे बोल रहे हो पसंद नापसंद हो जाएगी? नहीं, गया तो कभी नहीं हूँ मैं चांद पर, और ना ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं चांद पर जाऊँ। अच्छा युगनाग, यदि हम चांद पर जाकर रहने लग जाएं, तो कितना अच्छा होगा ना हमारे लिए। तुम कैसी बात कर रही हो? आज तक कोई चांद पर भी नहीं गया और ना ही हम जा सकते हैं। किंतु क्यों नहीं जा सकते? जिस प्रकार से धरती लोक है, नागलोक है, उसी प्रकार चांद भी होगा ना। सुनो ना, केवल एक बार तो हम चांद पर जा ही सकते हैं। मेरा बहुत मन है। नहीं नहीं, यदि तुम्हें चांद पर जाने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो जाओ, पहले नागराज से अपनी इच्छा जाहिर करो। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम चांद पर जा सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम भली भांति जानते हो, नागराज धरती लोक पर ही बहुत कम लोगों को जाने देते हैं, तो वो हमें चांद पर जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? युग, तुम भी अजीब बात मत करो। बातें तो तुम अजीब अजीब कर रही हो। अरे जो चीज संभव ही नहीं हो सकती उसकी बात ही क्या करना। यहाँ चांद को निहारने से तुम चांद पर रहने नहीं लग जाओगी, समझी तुम? मैंने तुमसे अपने दिल की बात बताकर ही गलती कर दी। तुम तो केवल मजाक ही बनाना जानते हो। कभी खुद की कोई इच्छा तो रही नहीं है, किंतु मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ तो हंस रहे हो। विशाखा युग से नाराज होकर वहाँ से वापस अपने कक्ष में चली जाती है। वो बचपन से ही चांद की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थी, इसीलिए जब भी रात्रि होती तो वो चांद को देखने के लिए निकल जाया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद रात्रि के समय ही विशाखा अपने कक्ष में से चांद की ओर देख रही थी। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन अंकिता नागिन आती है और अपनी बहन विशाखा से कहती है। दीदी, आप फिर से चांद की ओर देखने लग गई। अरे चांद को देखने से कुछ नहीं होगा, रात्रि बहुत हो गई है, आप सो जाइए। मैं कुछ देर में सो जाऊंगी, किंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अब तक नहीं सोई क्या? नहीं दीदी, वो माँ ने मुझे आपको ही देखने के लिए भेजा था कि आप सोई हो या अब भी चांद को निहार रही हो। और देखो, माँ की बात सत्य हुई। आप चांद को अभी भी वैसे ही देख रही हैं जैसे पहले देख रही थी। तुम्हें तो पता है ना अंकिता, मेरा तो सपना यही है कि मेरा कक्ष चांद पर हो, मैं चांद पर रहूं, किंतु ऐसा असंभव है। और अब आप लोग तो मुझे चांद को देखने में भी रोक लगाने लगे हो। ये तो गलत है ना? दीदी, आप नागिन हो,
कोई धरती लोक पर रह रहे वैज्ञानिक नहीं, बढ़ी आई चांद पर रहने वाली। चांद पर इतना शीतल माहौल रहता है ना कि केंचुली ओढ़नी पड़ जाएगी आपको। तुम यहाँ मेरा हास्य बनाने आई हो? तुम्हारी केचुली तो आई नहीं है। धरती लोक के प्राणी की तरह ही अभी पेट से निकली नहीं हो और आई हो मुझे ज्ञान देने। दीदी, आपको ज्ञान की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। माँ ने बोला था कि मैं आपको समय से सोने के लिए बोल दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गई और अब मैंने आपको बोल दिया तो अब मैं जा रही हूँ अपने कक्ष में। अंकिता इतना बोलकर अपने कक्ष में चली जाती है, लेकिन विशाखा के मन से चांद पर रहने की बात जा ही नहीं रही थी। इसीलिए विशाखा नागलोक में बिना किसी को सूचित किए ही धरती लोक पर आ जाती है। धरती लोक पर आने के बाद वहाँ के लोगों की तरह ही वेशभूषा भी कर लेती है और धरती लोक पर घूमने लगती है। काफी देर तक भ्रमण करने के पश्चात विशाखा की मुलाकात सुकन्या नाम की मद्रासी लड़की से होती है, जो कि पेशे से एक वैज्ञानिक थी। विशाखा सुकन्या से कहती है, सुनिए, आप मेरी सहायता कर सकती हो। मुझे ना चांद पर जाना है, इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। आप किसी को जानती हो जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है? लगता है भगवान ने आपकी सुनकर ही आपको मुझसे मिलवाया है। आपसे मिलवाया है? क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सुकन्या हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और अभी कुछ दिनों में हम लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ चांद पर ही जा रहे हैं। अगर तुम मेरे ग्रुप के सभी लोगों को मना लो तो तुम भी हमारे साथ चांद पर जा सकती हो। अच्छा, किंतु यदि कोई माना ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो चांद पर जाना है। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें अपने लिए खुद ही बात करनी होगी। तुम्हारा मन है चांद पर जाने का, हमारा क्या है? हमारे लिए तो केवल ये काम ही है। काम है? आप लोगों का काम तो बहुत ही अच्छा होता है। जब मन चाहा आप लोग चांद पर चले गए। आप लोगों के पास इतनी सारी सुविधा भी तो है। जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, ये उतना आसान नहीं है। चांद पर जाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। ये जिस तरह से तुम बातें कर रही हो ना, तुम्हें कोई साथ भी ना ले जाए। सुकन्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुकन्या के जाते ही विशाखा कहती है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतना क्रोधित हो गई? पता नहीं धरती लोक के प्राणी क्या खाते हैं जो इतना क्रोध करते हैं। लेकिन अब मैं आई हूँ धरती लोक पर तो मैं चांद पर जाऊंगी ही। विशाखा सुकन्या का पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे जाती है। सुकन्या और उसकी पूरी टीम अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहे थे। विशाखा भी अपने नागिन रूप में आती है और सबकी नजरों से बचकर वो भी अंतरिक्ष यान में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अंतरिक्ष यान धरती लोक से अपनी उड़ान भरता है और चांद की तरफ जाता है। चांद पर पहुंचने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर अंतरिक्ष यान से उतरते हैं और घूमने लगते हैं। विशाखा भी अपने नागिन रूप में अंतरिक्ष यान से उतरती है और विशाखा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। विशाखा को वहाँ देखकर सब हैरान थे और सुकन्या कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें देखा नहीं था अंतरिक्ष यान में, और तुम बिना एस्ट्रोनॉट सूट के रुक भी नहीं सकती हो। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम यहाँ से वापस से अंतरिक्ष यान में जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे सर पर भोलेनाथ का हाथ है। ये सब कपड़े तुम लोग ही पहनो। मैं तो अब आ गई हूँ चांद पर और अब यही रहने वाली हूँ मैं। चांद पर अभी जीवन नहीं है, तुम यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती हो। चलो यहाँ से। विशाखा किसी की बात नहीं सुनती और चांद पर ही रुकने का फैसला करती है। सुकन्या और उसके साथ आए हुए सभी लोग विशाखा को बहुत बनाते हैं, लेकिन काफी देर तक भी जब विशाखा नहीं मानती तो वो लोग वापस धरती लोक चले जाते हैं। अब विशाखा चांद पर अकेली ही रह गई थी। विशाखा बहुत ही खुश थी कि वो चांद पर है। धीरे धीरे विशाखा को ठंड भी लगने लगती है। तभी विशाखा खुद से बात करती हुई कहती है, यहाँ तो इतना शीतल है और मेरे पास कोई वस्त्र भी नहीं है जिससे मैं खुद को ढक सकूं। मेरी बहन ने कहा था मुझसे कि मैं यहाँ केचुली से खुद को ढकूंगी। भोलेनाथ कुछ तो करो। विशाखा चांद पर तो आ गई थी, किंतु अब उसे वहाँ बहुत परेशानी होने लगी थी क्योंकि वहाँ का तापमान भी थोड़ा ज्यादा ही था। इसीलिए विशाखा का नागिन शरीर ठंड नहीं झेल पा रहा था। कुछ दिन तो चांद पर निकल जाते हैं, लेकिन अब विशाखा की हालत और खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। खराब हालत में विशाखा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कहती है, भोलेनाथ मुझे वापस से नागलोक पे भेज दो।
यहाँ रहना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। विशाखा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो ऐसे ही में भोलेनाथ का स्मरण कर ही रही थी कि कुछ देर बाद भोलेनाथ विशाखा के आगे प्रकट होकर बोलते हैं। पुत्री, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें चांद पे रहना है, चांद पे रहने वाली नागिन बनना है। तो अब क्या परेशानी आ रही है चांद पर रहने में? अब क्या संकोच हो रहा है? माफ कर दो भोलेनाथ, अब मुझे समझ आ गया है, जिसका जो स्थान होता है उसे वही रहना चाहिए, और मैंने भी नियति को बदलना चाहा, तभी ये हुआ मेरे साथ। विशाखा की बात सुनकर भोलेनाथ चांद पर एक दरवाजा प्रकट करते हैं, जिससे विशाखा सीधा नागलोक में आ जाती है।